नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छियासी पंचायत के सचिवों का कटा वेतन, जिला पंचायत सीईओ ने दिए आदेश। नक्सलियों ने वन सुरक्षा समिति के पदाधिकारी से की मारपीट, पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली ने पुलिस को दी जानकारी। रेंगाटोला घाट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। एक रात में शहर के 2 स्थानों पर टूटे ताले, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी को 3 वर्ष का कारावास, चिकित्सक को ब्लैकमेल करने का आरोप। 3 एसडीएम के बदले प्रभार, चंद्र प्रताप गोहल को बालाघाट और केसी बोपचे को कटंगी का प्रभार। वारासिवनी में अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्यवाही, सड़क चौड़ीकरण के लिए चला बुलडोजर। और तबादले के 6 महीने बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। डाक विभाग के द्वारा आम जन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ईपीएस योजना शुरू की गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक के खाते से आसानी से राशि निकाल सकेगा, लेकिन इसके लिए उसका आधार खाते से लिंक होना आवश्यक है। वहीं ट्रांजैक्शन करने पर उसे किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स भी नहीं देना होगा। इस संदर्भ में डाक विभाग के सहायक अधीक्षक पीएल सिंगौर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ईपीएस जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद है। किसी भी ग्रामीण का मान के चले किसी बैंक में खाता है, कोई भी बैंक में हो, तो वो हमारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आधार इनेबल पेमेंट, लेकिन उसका खाता आधार से लिंक होना चाहिए, तो वो कभी भी एनी टाइम ले सकता है। इसमें ना पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी उसको, ना तो उसको कोई अपना परिचय देने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उसको अपना आधार लिंक अकाउंट होना चाहिए। तो कोई भी पोस्ट ऑफिस के वाले के पास जाएगा तो वो पेमेंट करवा देगा उसका, तो सर आधार इनेबल पेमेंट कहलाता है वो। सर इसमें जैसे अगर कोई ग्रामीण पैसा निकालना चाहता है और उसका बैंक में खाता है, पोस्ट ऑफिस में नहीं है, तो भी क्या ये प्रक्रिया लागू? तो भी प्रक्रिया लागू है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मकसद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बार फिर जिला अस्पताल में कार्ड व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसके तहत जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ 1 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहीं 2 कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें से दूसरा कार्ड आवश्यक सेवाओं के लिए मरीज के परिजन को प्रदान किया जाएगा। इस संदर्भ में आरएमओ महाजन ने बताया कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्ड व्यवस्था शुरू करने की कवायद जारी है। इस कार्ड व्यवस्था से वार्ड में अनावश्यक भीड़ को काबू में किया जा सकेगा और व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। कार्ड इस प्रकार से रहेगा कि एक मतलब मरीज के साथ में एक ही अटेंडेंट के लिए कार्ड हम इशू करेंगे, और दूसरा कार्ड इस प्रकार से अभी हमारे उच्च अधिकारियों से इस पर चर्चा चल रही है कि एक दूसरा कार्ड हम इशू करें, तो इसमें ताकि वो मरीज का जो परिजन है जो बाहर है उसको इजीली एक्सेस मिल सके। और पर जो दूसरा कार्ड होगा वो कुछ समय के लिए रहेगा, जैसे हम कोई खाना ला रहे हैं तो खाना देने के लिए रहेगा, है ना, पर मिलने के लिए नहीं रहेगा कि मैं मिलने आ गया हूँ इसलिए नहीं। खाना ला रहे हैं, टिफ़िन ला रहे हैं, चाय ला रहे हैं, या कुछ कपड़े हैं जो हम घर से मंगाते हैं, वो छोड़ने ले जाने के लिए उस प्रकार से हम व्यवस्था करेंगे कि उसको कार्ड दे दिया जाए और उस कार्ड को दिखा करके वो उतना सामान अंदर पहुँचा के वापस बाहर। शहर के बैहर सरेखा बाईपास रोड पर स्थित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी स्टोर में चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया, जिनकी सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के स्टोर मैनेजर ने बताया कि 6 फरवरी की सुबह 4:30 बजे के करीब 2 व्यक्ति शटर तोड़कर स्टोर के अंदर प्रवेश किए, जिनकी सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हो गई है। इस दौरान आरोपी चोरों द्वारा सामान की चोरी नहीं की गई, बल्कि कैश की तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। All the
एक बाहर है। ये पता नहीं, 2 लोग कोई थे, मुंह बांधकर अंदर आए, साइड से शटर खोल के राउंड से मोड़कर उससे अंदर घुसे। कितने बजे की बात है? ये वही CCTV में 4:30, 4:25, 26, 4:30 बजे। अच्छा, सिंगल ही व्यक्ति था कि डबल थे? 2 लोग थे सर। 2 लोग थे। तो दोनों के चेहरे दोनों के एक का दिए, मतलब मुँह पे बैग का। क्या क्या ले गए उन्होंने आपसे? कुछ भी सामान नहीं लेगा, सिर्फ कैश की कोशिश कर रहे थे, पर कैश था नहीं लॉकर। तो लॉकर तोड़े? सिर्फ लॉकर तोड़े, चेक करे, कुछ मिला नहीं, चले। इसके पहले भी चोरी हुई क्या? इससे पहले बाजू में यहाँ नहीं हुआ। किसके यहाँ चोरी हुई? ये बाजू में दिल्ली में। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार गढ़ी थाना अंतर्गत आरोपी माल सिंह मरावी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय में जांच के बाद आरोपी पर सभी आरोप सही पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 4/12/2014 की शाम के 7 बजे आरोपी मोल सिंह पिता सुखराम मरावी जाति गौड़ 28 वर्ष का युवक है, जो कि अलना गढ़ी का रहने वाला है। उसने 13 वर्षीय पीड़िता जो प्रकरण की अभियुक्त्री है उसे शादी का प्रलोभन देकर भगा के ले गया और उसे भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने साथ लेके घुमाता रहा। उसको जैसे ग्राम अतरचुआ ले गया, खिरसाड़ी ले गया, बम्बई और नासिक भी ले गया, उकवा ले गया और वहाँ पर उसको शादी का प्रलोभन देकर ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म कारित करता रहा। वर्ष 2015 में वो जब दस्तयाब हुई, वो थाने आई तो उसने पूरी समस्त घटनाएं पुलिस को बताई। तब थाना गढ़ी में 90/14 अपराध क्रम दर्ज किया गया और उसकी विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया और न्यायालय में विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय रामजीलाल ताम्रकार विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी को दंडित पाते हुए उसे शेष नैसर्गिक जीवन काल तक के लिए आजीवन कारावास, सश्रम आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये का दंड से दंडित किया गया। शासन के द्वारा धपेरा कुम्हारी के बीच करीब 18 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य विगत 1.5 वर्ष से किया जा रहा है। पुल निर्माण कार्य को लेकर 500 मीटर की सड़क का निर्माण भी किया जाना है, जिसके लिए कुम्हारी के किसानों के करीब 1 दर्जन किसानों को जमीन का अधिग्रहण किया गया है। लेकिन शासन स्तर को मुआवजा दिए जाने के चलते किसानों के द्वारा सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इस संदर्भ में किसानों का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन दे दी है, लेकिन 1.5 वर्ष हो गया है, उन्हें उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। लगभग 75 डिसमिल जमीन मेरी सड़क के कार्यों में के लिए गई है। कितने किसानों की जमीन गई है उसमें? 10 से 12 किसान ऐसे। अच्छा, ये बताइए मुआवजा क्यों नहीं मिल पाया अभी तक आप लोग? अब ये प्रक्रिया हमें नहीं पता। हमसे जब पटवारी साहब हमारी ज़मीनों का नापजोक करने आए, उन्होंने नापजोक किया और जो ठेकेदार साहब थे या जो भी कर्मचारी आया था उन्होंने हमसे अनुमति ली, हमने परमिशन दे दी, बट मुआवजा के लिए हमने बार बार बोला पर अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला। तो कब से इंतजार कर रहे हैं मुआवजे का? मुआवजे का करीब 1.5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे। यानी पुल भी नहीं बन पाया, सड़क भी नहीं बन पाई, सड़क भी नहीं बन पाई है और मुआवजा भी नहीं मिल पाया किसानों को अभी तक। अच्छा, क्या फसलें लगाते थे उस जगह पे आप? धान लगती थी, तुअर लगती थी, साथ में उड़द, चना, इस टाइप की फसलें हम लोग खेत में लगाते। अब उम्मीद यही है कि पैसा मिल जाए, बस यही आस लगा के बैठे हुए हैं, पर कब मिलेगा ये हमें नहीं पता। काम भी रुक गया, जानकारी? काम भी रुका हुआ है क्योंकि शायद फसल का पैसा मतलब मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही, तो शायद किसानों ने, कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं इस संदर्भ में कुम्हारी के सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपवंशी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये कम से कम 30 गांव जुड़े हैं, से भरोली से लालबर्रा तक के। सर, ये भी देखा गया है कि पुल को बनाते समय कुछ किसानों की जगह भी गई है खेती? हाँ, जमीन गई है। कितने किसान होंगे? और अभी ये जानकारी भी लग रही है कि वहाँ पे काम रुका हुआ है, क्या वजह से काम रुका हुआ है? ये काम तो इसलिए रुका है कि अभी किसान की ज़मीन गई है, लगभग 12-13 लोग की है, मगर उसमें मुआवजा अभी तक के नहीं मिला है, इसलिए जो है काम रुका हुआ है, रोड का काम नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसी जानकारी है कि अनुमति जो है उन किसानों से ले ली गई? हाँ, किसान ने अनुमति दे दी है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। पटवारी आया, उसने नाप जोख कर किए तो किसानों ने अनुमति भी दे दी है कि रोड बन जाए और पुलिया बन जाए, तो बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। उसके बाद भी आज तक 2 साल हो गया, सर्वे हुआ है, पुल का काम चालू है, मगर किसान को मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले में एसडीएम केसी बोपचे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि कुछ किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है, इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
वारासिवनी थाना अंतर्गत जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रेंगाटोला घाट पर गर्रा निवासी अनीता पति श्याम सुंदर ग्वालवंशी उम्र 29 वर्ष का शव मिला। मृतका के पति के अनुसार उनकी पत्नी बीते 2 वर्षों से मानसिक रोग से पीड़ित है। 5 फरवरी की शाम को खाना खाने के बाद अनीता घर से बाहर घूमने के लिए निकली थी। उसके द्वारा काफी देर तक घर चलने की बात कहने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटी। इस दौरान सुबह उसे जानकारी मिली कि रेंगाटोला घाट पर अनीता मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो मैं भी यानी कि 1 साल इनके पीछे मैं पड़ा रहा हूँ, घर में बैठा रहा हूँ इनकी इलाज के चक्कर में। यानी कि कभी ठीक हो जाते थे, यानी कि कभी अच्छी बात करते हैं नॉर्मल, सब मैं अब अपने रोजी रोटी में लग गया। नहीं तो कब से घर से लापता थी? सर कल शाम को हम दोनों ने साथ में खाना खाया, तो ये घर के बाहर निकलते नहीं थे घूमने के लिए। कल अचानक से निकले। कितने बजे? ये 8:30-9 बजे की बात है। हाँ। तो इसके बाद में मैं ठंड का दिन है तो अंगार ताप रहा था, बाहर बैठ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये फिर निकल गया नदी की तरफ में। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि वो उधर जा रही है, तो मैं इनके पीछे चले गया। तो ये नदी की तरफ में थे, तो फिर मैं गया तो मैंने बोला चलो चलेंगे घर, तो नहीं आते करके बोले, तो मैं इनके साथ में 1-1.5 घंटा करीब ऐसे ही बैठ गया। तो फिर इसके बाद में मैंने बोला चलो जाएंगे। सर मेरे झोपड़ी के दरवाजा खुला था सर। जानकारी मिलने पर वारासिवनी पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अभी सूचना मिली थी कि ये बालाघाट क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की लाश मिली है नदी में। तो उस क्या है, उस क्षेत्र उस साइड में पानी का बहाव अधिक होने से वो केवट ने शायद इस साइड में ला लिया है। तो अब यहीं पर कार्रवाई हो रही है। क्या लग रहा है सर? क्या लग रही है, महिला विक्षिप्त थी, थोड़ी मानसिक रूप से बीमार थी, उसके पति द्वारा बताया गया है और मोहल्ले के लोगों के द्वारा बताया गया है। अब देखते हैं आगे जांच में क्या होता है। आपको बता दें कि महिला के गले में चोट के निशान पुलिस की जांच के लिए आत्महत्या या हत्या के मुख्य विषय का बिंदु हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मृतिका अचानक रेंगाटोला घाट पर पहुंची और उसके गले में कटे का निशान बन गया और उसकी मौत हो गई? इस पूरे मामले से पर्दा पुलिस की पूरी जांच के बाद ही उठ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के तबादले तो कर दिए, लेकिन बीते 6 महीनों से उन्हें नए पदस्थापना वाले जिलों में वेतन जारी नहीं किया गया। जिले में भी आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में 261 शिक्षकों ने अपने तबादले करवाए और आज वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। आर्थिक संकट की मार झेल रहे शिक्षकों ने इस बात की गुहार जिला स्तर से लेकर भोपाल स्तर तक लगाई, लेकिन उन्हें लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिला, लेकिन वेतन का अभी कोई पता नहीं है। ये शिक्षक जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो जो नया अध्यापक संवर्ग को जो शिक्षक संवर्ग में संविलियन किया गया है, तो ये संविलियन होने के पश्चात आए हैं दूसरे ज़िलों से जो शासन से ट्रांसफ़र होके आए हैं। तो इनका जो एम्प्लॉय डाटा है वो यहाँ कोषालय में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, जिसके कारण इनका वेतन जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये इस समस्या के समाधान के लिए भोपाल स्तर से लगातार जो है बातचीत की जा रही है और भोपाल पत्र भेज के और इनकी पूरी सूची भेजी गई है। सिर्फ ये इसी ज़िले की समस्या नहीं है, ये पूरे अन्य ज़िले जहाँ भी ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ की भी ये समस्या है। तो इनका एम्प्लॉय डाटा जैसे ही ट्रेजरी में मैप हो जाएगा, इनको तनख्वाह मिलने लगेगी और इसके कार्य भोपाल पे चल रहे हैं। लगभग कितना समय लग जाएंगे? अब ये जिले स्तर का प्रोसीजर नहीं है, ये भोपाल में ये प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि लगभग हर 2 दिन पे भोपाल इस संबंध में बात हो रही है। तो वहाँ से भी जो है डायरेक्टरेट से लोग वहाँ कोष लेखा में जाके और वहाँ एंट्री करा रहे हैं। तो जल्द ही उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर इसका निराकरण हो जाएगा। अपने ज़िले में लगभग कितने शिक्षक होंगे ऐसे? इस ज़िले में 261 शिक्षक ट्रांसफ़र होके आए हैं। जिले के भीतर 261 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने तबादला लेकर दूसरे जिले से बालाघाट में कार्यभार संभाला और लगातार शिक्षण कार्य कर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन शासन उनका वेतन देने में कोताही कर रहा है। ऐसे में वे शिक्षक उन दिनों को कोस रहे हैं जब अपने घर वापसी के लिए उन्होंने लाखों जतन किए और अब वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। शिक्षकों के तबादले कर दिए, लेकिन बीते 6 महीने से शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। सरकार उन्हें बार बार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन देखना अब यह है कि इन शिक्षकों को तबादले की सही खुशी उनके वेतन के साथ कब तक मिल पाती है। पद्मेश न्यूज़ के लिए
बालाघाट से कमल कोटले के साथ संजय बिसेन। जिले में नक्सलियों की सक्रियता में इजाफा होते जा रहा है। यही नहीं, छुटपुट घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं, जिससे जंगलों में चल रहे कई कूपों में विदोहन कार्य भी प्रभावित हो गया है। यही नहीं, कटाई का कार्य करवा रहे कई लोगों के साथ मारपीट की भी घटनाएं सुनने में आ रही हैं और भय की वजह से रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी हाल ही में किरनापुर के किन्ही क्षेत्र से लगे कलकत्ता और कंडरा गांव में सशस्त्र नक्सलियों ने वन सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ मारपीट भी की है, लेकिन उन लोगों के द्वारा डर की वजह से पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई गई है। यही नहीं, नक्सलियों ने वारधा और डाबरी के बीच भंडेरी कूप में दस्तक देकर कटाई का कार्य करवा रहे मुंशी के साथ मारपीट कर कटाई कराने वाले आरा मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर उक्त कूप में चल रहे कटाई काम को बंद करवा दिया है। सूत्रों से यह भी खबर मिली है कि जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित गांव पालागोंदी में पहुंचकर पूर्व नक्सली कमांडर एवं पुलिस के लिए मुखबिरी का काम कर रहे महल सिंह उर्फ लतीफ के घर में दबिश देकर उनके परिजनों से उनके बारे में पूछताछ की और उस मार्ग से जाने वाले एक वाहन को भी रुकवाया था। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बालाघाट रेंज के डीआईजी श्री RS डहरिया ने बताया कि नक्सली गतिविधियों की जानकारी निरंतर मिल रही है। पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली महल सिंह उर्फ लतीफ ने नक्सलियों द्वारा उसके घर में पूछताछ किए जाने की शिकायत डीआईजी श्री डहरिया को दी है। प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज और ठंड के असर के बीच जिले में 7 फरवरी से 10 फरवरी तक जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार एक दबाव दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक बनेगी। इस सिस्टम के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार जबलपुर और शहडोल संभागों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। 11 फरवरी के बाद ही मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब साफ है कि 10 फरवरी तक आसमान में काले बादल किसी भी समय बारिश बनकर बरस सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना रूपझर में पदस्थ 123 बटालियन के माध्यम से आसपास के ग्रामों के जरूरतमंद ग्रामीणों को कई सामग्री बांटी गई, जिसमें ग्राम छपरवाही, चिखला झोड़ी, रूपझर, हुड्डी टोला, गोदरी टोला के ग्रामीणों को कंबल, साड़ी, गैती, फावड़ा, बर्तन, पानी, ड्रम, इमरजेंसी लाइट, मच्छरदानी, वाटर फिल्टर, स्कूल बैग, अन्य सामग्री बांटी गई। ये सामग्री पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एमएचए की तरफ से एक आदेश है जिसमें सीआरपीएफ को सिविक एक्शन प्रोग्राम करने के लिए बोला गया है। इसका मकसद पुलिस और पब्लिक के बीच जो रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे पुलिस और पब्लिक के बीच का रिश्ता मजबूत हो और मधुर हो। सर, इसके आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? अभी इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी जो यूथ है वो आगे आएँ। अभी हमारा बिटली में प्रोग्राम है और बाकी सोनेवानी में भी है, बैला में भी है, सुलसुली में भी है। लालबना के हाई स्कूल मैदान में स्वर्गीय शिवम सोनी की स्मृति में गत 27 जनवरी से जारी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के 11वें दिन 6 फरवरी को 3 मैच खेले गए, जिसमें छिंदलई ने जीत दर्ज की और बरघाट की टीम ने 2 मैच पर जीत हासिल की। दिन का पहला मैच छिंदलई व बादशाह क्लब अमोली के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर छिंदलई ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 85 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी बादशाह क्लब अमोली 60 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। दिन का दूसरा मैच गर्रा और बरघाट के बीच खेला गया, जिसमें गर्रा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी बरघाट की टीम ने 8 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर अगले चक्र में प्रवेश किया। जिसके बाद दिन का तीसरा मैच बकौड़ा और बरघाट के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर बरघाट ने बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 177 रनों का लक्ष्य विरोधी टीम को दिया। जवाबी पारी खेलने उतरी बकौड़ा की टीम 100 रन ही बना पाई। चर्चा में टूर्नामेंट संयोजक तूफान गुप्ता ने बताया कि 7 फरवरी को प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल व सेमीफाइनल खेला जाएगा और प्रतियोगिता का फाइनल मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा। क्राइम ब्रांच बालाघाट का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में आरोपी राहुल गर्ग उम्र 34 वर्ष निवासी पुना टोली गोंदिया को 3 वर्ष का कारावास और 9,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
6 फरवरी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजा राम भारती की विधान अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार सुधीर बिसेन ग्राम सालेटेका थाना हट्टा निवासी चिकित्सक हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और वेद विशारद की डिग्री प्राप्त की है। 12 सितंबर 2012 को राहुल गर्ग उनके क्लिनिक पर आया और स्वयं को क्राइम ब्रांच बालाघाट का अधिकारी बताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालाघाट द्वारा ग्रामीण डॉक्टरों की जांच किए जाने की बात कहते हुए डॉक्टर सुधीर से डिग्री मांगी। उस समय डॉक्टर सुधीर के पास डिग्री नहीं होने पर अगले दिन पुनः डिग्री देखने पहुंच गया और इस दौरान डॉक्टर सुधीर से पैसे की मांग करने लगा और लगातार फोन पर इस बात के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इस बात की शिकायत डॉक्टर द्वारा थाने में की गई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में केस प्रस्तुत किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के 3 अनुविभागीय अधिकारी दंड स्थानीय स्तर पर कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया है। इस बीच अधिकारियों के बीच नए सिरे से कार्य विभाजन किया है। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे को कटंगी एसडीएम बनाया गया है। लांजी एसडीएम चंद्र प्रताप गोयल को बालाघाट एसडीएम बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन को किरनापुर एसडीएम बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी अक्षय ताम्रवाल को लांजी एसडीएम बनाया गया है। पूर्व में अक्षय ताम्रवाल को जनपद पंचायत खैरलांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार सौंपा गया था। अब इस आदेश में संशोधन कर उन्हें लांजी एसडीएम बनाया गया है। वारासिवनी रोड गर्रा पेट्रोल पंप के पास एक स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर डिवाइडर से जा टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को दोनों मजदूर गर्रा थाना कैंप में काम कर रहे थे और अन्य मजदूरों के साथ काम कर मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी गर्रा पेट्रोल पंप के पास वारासिवनी से बालाघाट की तरफ आ रही एक स्कॉर्पियो ने घर वापस लौट रहे मजदूर की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ठोकर मारने के बाद स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई और सड़क के दूसरी ओर जाकर पलट गई। इस घटना में मजदूर बबलू बनोटे और रंगलाल सौतेकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अन्य साथी मजदूरों ने एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इस हादसे में स्कॉर्पियो चालक को मामूली चोट आने की बात कही जा रही है। बस हम साथ में आगे पीछे से निकलते हैं, साथ में काम करती थी, तो ये हमसे आगे थे। तो बस मेरे को फ़ोन आया, मैं वहीं था गोदाम में, मेरे को फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया करके। तो मैं तुरंत अपनी बाइक पकड़ा और लेके आया। तो फिर तुरंत आया और देखा इनकी कंडीशन, तो फिर तुरंत मैं 108 में फ़ोन लगाया। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? गौरी शंकर पेट्रोल पंप के पास में। 4 व्हीलर गाड़ी? हाँ, 4 व्हीलर थी। इन लोग 2 व्हीलर में थे? ये 2 व्हीलर। इन लोग कहाँ आ रहे थे? ये घर आ रहे थे सरे का। और 2 व्हीलर कहाँ जा रही थी? वो वारासिवनी रोड? नहीं, वो भी 4 व्हीलर जा रही थी, इन्हें पीछे से टक्कर हो गई। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए बदमेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। वारासिवनी नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर फैले अतिक्रमण के मकड़जाल को हटाने के लिए 6 फरवरी की सुबह बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई। वारासिवनी के मुख्य मार्ग बस स्टैंड से लेकर गोलीबारी चौक तक आज ताबड़तोड़ तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम जो है प्रशासक संदीप सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा नगर पालिका का अमला यहाँ पर मौजूद है और हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशासक के रूप में संदीप सिंह ने जैसे ही नगर पालिका का प्रभार संभाला है, उसके बाद से लगातार नगर की यातायात व्यवस्था के ऊपर पूरा फोकस उनका रहा है और खासतौर से उनकी ये मांग रही है कि लोगों को जो है गाड़ी पार्किंग के लिए और लोगों को आवाजाही के लिए व्यवस्थित करके ये मार्ग देना है, ये उनका पहला लक्ष्य रहा है। और इस दिशा में उन्होंने जिस तारीख से लगभग अभी 1 हफ्ता भर हुआ है
प्रशासक के रूप में अपनी नगर पालिका की सीट को संभालने के लिए, और लगातार वो व्यापारियों से संपर्क में रहे हैं और बाकायदा मुनादी करवाने के बाद भी उनको बाकायदा समय दिया गया है और समय सीमा समाप्त होने के बाद आज अल सुबह से ही गोलीबारी चौक से जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। हालांकि किसी प्रकार का कोई गतिरोध यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। पूरे व्यापारी भी इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी व्यापारियों से भी हमारी चर्चा हो रही है इस संदर्भ में। लेकिन एक गतिरोध जो है गांधी चौक गोलीबारी चौक के पास देखने में आया था, जहाँ पर हल्का सा वाद विवाद वार्ड पार्षद निवर्तमान वार्ड पार्षद की एड़े के साथ जो है प्रशासनिक अधिकारियों की थोड़ी सी हाथ टाक हुई है। हालांकि वो मामला भी सब्साइड कर लिया गया है। अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का शहर के अधिकांश लोगों ने स्वागत किया। सड़क चौड़ी करने के लिए नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे कार्यों को सराहा। हमारे साथ व्यापारी संघ से जुड़े हैं प्रियंक जैन, हम उनसे इस मामले में प्रतिक्रिया चाह रहे हैं कि प्रियंक जी बताएं, जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, आप खुश हैं? पूरे व्यापारी लोग खुश हैं इस कार्रवाई से? हाँ, इस कार्रवाई से तो हम लोगों को सब मतलब खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये हमेशा के लिए हट जाए और यहाँ से एक व्यवस्थित रोड बन जाए। और कहना चाहिए अगर बीच में डिवाइडर भी आता है तो ये बिजली का खंभा जो दिख रहा है, ये डिवाइडर बीच में चले जाए और आजू बाजू से आने जाने के लिए रोड अच्छी व्यवस्थित हो जाए, जिससे नगर भी सुंदर दिखेगा और अपना कहना चाहिए ट्रैफिक में भी जाम नहीं होगा। नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे इस अतिक्रमण को लोगों ने बीते कई वर्षों बाद इतनी बड़ी कार्रवाई बताया और उम्मीद जताई कि अब शायद शहर की जनता सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगी। आज जो ये कार्रवाई हो रही है, ये जो अतिक्रमण इसके पहले कई बार हटाया गया पर ज्यों के त्यों वापस अतिक्रमण हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अमला उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। और यदि आज ये एसडीएम साहब के कहने से यहाँ पे जो तोड़फोड़ हो रही है, हम भी चाहते हैं कि नगर का विकास हो, तो कम से कम इसके बाद यहाँ पे रोड बन जाए। डिवाइडर अगर ना बने तो कम से कम चौड़ी रोड हो जाए। और ये जो बिजली का खंभा यहाँ लगा हुआ है, जिसको आज लगभग 70 से 80 वर्ष हो गए, जिसके पीछे से आज तक कोई भी आदमी पैदल नहीं गुजरा, यदि ये खंभा यहाँ से हटता है तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ से रोड बढ़िया चौड़ी हो जाए और जनता को उसमें सुविधा हो। हम भी चाहते हैं कि नगर का विकास हो और विकास में हम लोग सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नगरपालिका के प्रशासक एसडीएम संदीप सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यातायात व्यवस्था और सड़क को चौड़ी करने के लिए कार्य शुरू किया गया है। जिस तरह की लगातार मांग ये आ रही है कि अतिक्रमण हटना चाहिए और व्यापारी भी इस मामले में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की और लोगों की एक मांग है कि जिस तरीके से ये ट्रांसफार्मर जो डीपी लगी हुई है, ये और अन्य जो पोल जो है वो काफ़ी बाहर है, पोलों की भी शिफ्टिंग अगर अतिक्रमण के साथ सही कर दी जाती है तो ये बेहतर नगर के लिए बेहतर होगा और एक अच्छा सौंदर्यीकृत जो है वाराणसी हो सकेगा। इस मामले में हमारे साथ जुड़े हैं सोनू सुहाने जी, ये भी एक व्यापारी हैं, हम इनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सोनू भैया ये बताएं किस तरीके से जो कार्य चल रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? भाईजान बहुत सराहनीय पहल है एसडीएम साहब की, और इसके पूर्व भी अतिक्रमण हुए हैं, अतिक्रमण हटे हैं और ज्यों की त्यों अतिक्रमण हो जाते हैं। तो हमारा एसडीएम साहब से एक विनम्र निवेदन है कि प्रशासक के रूप में उन्होंने नगरपालिका का कार्यभार संभाला है, तो इसके अतिक्रमण हटने के बाद इसकी परमानेंट और एवं स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। जो अतिक्रमण पीछे हटाए जा रहे हैं वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगा के या रेलिंग लगा के उसको करा जाए, जिससे अगले बार दोबारा व्यापारी आगे ना हो आ पाए और ये सुंदर नगर विकास की ओर बढ़ते चले। जिस तरीके से वाराणसी में ये अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चल रही है, पूरा प्रशासनिक अमला जो है अनुभागीय अधिकारी संदीप सिंह के साथ तहसीलदार और जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी, पूरा अमला यहाँ पर जुड़ा हुआ है और व्यापारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस संदर्भ में जिस तरीके से हमने व्यापारियों से बात किया और व्यापारियों की जो मांग आई है वो हम चर्चा करेंगे एसडीएम साहब से। सर, जिस तरीके से पहली बार इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से हुई है, हालांकि इससे नगर जो है काफ़ी सुंदर होगा और व्यापारी भी जो है इस कार्रवाई से काफ़ी खुश हैं, लेकिन उनकी एक मांग ये आ रही है सर कि जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से जो लाइन है उसकी शिफ्टिंग अगर तरीके से हो जाती है तो और भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। अभी ए हिसाब से मेरी चर्चा हुई है, इस आपको मैंने शाम को 5 बजे बुलवाया भी है कि जो हमारे शहर की लाइनें जो खंभे जो रोड पे अभी लगे हुए हैं, क्योंकि रोड तो हम चौड़ी कर रहे हैं लेकिन ये खंभे रोड के बीच में आ रहे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था फिर हमारी उस स्थिति पे नहीं आ पाएगी जैसे हम चाह रहे हैं। तो अभी यही हिसाब से मैं प्लान लेता हूँ, इन खंभों को अपन कोशिश करेंगे कि कॉर्नर में शिफ्ट करने के लिए। और जो ट्रांसफार्मर भी एक दिख रहा है मेरे को कि रोड के बीच में आ रहा है, इसके लिए भी मैंने बुलवाया उनको और इसको भी हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे ट्रीज भी हैं सर जो सड़क है, इनकी भी अभी जांच शुरू करवाने वाला हूँ मैं कल से। जो गिरने योग्य है या सूखे हैं या नीचे से जो सूख चुके हैं, अगर काटने योग्य पेड़ है तो हम काटेंगे, उसको छाटने योग्य है तो उनको हम थोड़ी छटाई करेंगे।
सर व्यापारियों का ये भी कहना आ रहा है कि अगर नगर में डिवाइडर बन जाते हैं तो वो भी पूरा सहयोग करेंगे, तो डिवाइडर की कोई योजना है? डिवाइडर की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन जो पार्किंग स्पेस अभी हम क्लियर करा रहे हैं, यहाँ पे गट्टू वगैरह लगा के फुटपाथ निर्माण करने की योजना है हमारी। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने से पूर्व मार्किंग कार्य किया गया था और अतिक्रमणकारियों को बाकायदा अपने अतिक्रमण हटाने का पूरा समय दिया गया था। 6 फरवरी की सुबह शहर की लिंक रोड गोलीबारी चौक से नेहरू चौक पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शहर के वार्ड नंबर 10 में एक सूने घर में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना में लगभग 3,50,000 के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 निवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ सैफ खान पिता अब्दुल 29 जनवरी को अपने मामा के घर सिवनी गए थे। 5 फरवरी को जब घर पहुंचे तो घर के पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और घर का सामान पूरा बिखरा हुआ था। अलमारी पूरी तरह से खाली थी। इस दौरान जांच करने में पता चला कि सोना चांदी और नकदी सहित लगभग 3,50,000 की चोरी हुई है। पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध 457 और 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीते 2 शिक्षण सत्रों से छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए। इस बात का मलाल महाविद्यालय के छात्रों में भी दिखाई दे रहा है। पूर्व छात्र नेता और महाविद्यालय में छात्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके दयाल वासनिक बताते हैं कि छात्र संघ चुनाव से छात्रों को एक चेहरा मिल जाता है जिससे वे अपनी समस्या बता पाते हैं। हर छात्र ऐसा नहीं होता जो अपनी समस्याओं को लेकर सीधे जिला अधिकारी और महाविद्यालय प्रबंधन के पास चला जाए। छात्र संघ चुनाव होने से एक लीडरशिप निखरती है और जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1 साल पूर्व जो अभी 1 या 2 साल पूर्व जो अभी छात्र संघ चुनाव हुए थे हमारे यहाँ, उससे बहुत सारे छात्र लीडर उभर कर आए थे जिससे बच्चों की समस्याओं का निराकरण करने में बहुत ज़्यादा मतलब सक्षम हो जाता था। आज छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण ये हो रहा है कि बच्चों की बहुत सारी समस्या हो पा रही है, बहुत सारी समस्या सामने आ रही है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे की समस्याओं का कॉलेज परिसर के द्वारा समय के अनुसार पूरा नहीं किया जाता। जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने बच्चों की BSc संबंधित परिणाम जो कि 400-500 बच्चों को फेल कर दिया था, उठाए थे। ऐसी कई समस्या सामने आ रही है। तो यदि छात्र संघ चुनाव होगा तो उससे निश्चित रूप से बच्चों की लीडरशिप सामने आएगी। छात्र राजनीति कहीं ना कहीं हर विषय में और हर विभागों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो PSC हो, चाहे वो IPS हो या छात्र। महाविद्यालय में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे छात्र बताते हैं कि बीते 2 वर्षों से उनके महाविद्यालय में चुनाव नहीं हुए। इस बात का मलाल उन्हें बहुत ज्यादा है। जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी जगहों से आते हैं, तो जब हमारे पास कोई लीडर नहीं होता तो हमारे पास एक चेहरा नहीं होता जो हमारी बातों को आगे तक लेके जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक लीडर को खड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा कलेक्टर तक नहीं जा सकता, हर एक बच्चा ऊपर तक अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा सकता जब तक कि हमारे पास एक लीडर ना हो। एक लीडर वो होता है जिसके पीछे हज़ारों लोग खड़े होते हैं, तो उन हज़ारों लोगों में हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन लीडर की हर एक में काबिलियत नहीं होती, उसे जनता चुनेगी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर छात्र चुनाव होना चाहिए, जो कि बहुत सालों से नहीं हो रहा है। और इस मसले को आगे तक ले जाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया की। बस। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि छात्र संघ चुनाव से लेकर अन्य गतिविधियां संचालित करने के लिए उन्हें वरिष्ठ स्तर से आदेश प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार ही सभी कार्य करवाए जाते हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए उन्हें बीते 2 वर्षों से ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं। देखिए, इस मुद्दे पर हम लोग पूरे जो निर्देश हमको उच्च शिक्षा विभाग से मिलते हैं, हम लोग उस पर निर्भर करते हैं, उसका पालन करते हुए सब कार्रवाई की जाती है। तो ये निर्णय या ये भी जो किया जाना है, ये उच्च स्तर से किया जाना है। जैसे कि अभी 3 वर्ष बीत गए, तो क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा इसमें या बस ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि क्या कई छात्रों की शिकायत है, कई छात्र संघ वाले जो मेंबर हैं उनकी शिकायत है कि इस कॉलेज प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। वो नहीं, ये निश्चित रूप से कॉलेज प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। जब हमको अपने ऐसे आदेश मिलेंगे कि चुनाव कराया जाना है तो फिर उसका कैलेंडर आ जाता है और उसके अनुसार हर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके काम करना होता है। महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव को राजनीति की नर्सरी माना जाता है और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग इस नर्सरी को समाप्त करने में लगा हुआ है।
जिस कारण बीते 2 वर्षों से महाविद्यालय के चुनाव नहीं करवाए गए। देखना अब यह है कि इन चुनाव पर शासन कब तक रोक लगाए रखता है। प्रदेश भर के महाविद्यालयों में पिछले 2-3 वर्षों से छात्र संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो उनका कहना यह है कि छात्र संगठन के चुनाव न होने से उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे जो कॉलेज प्रबंधन है उनके समक्ष और जो जिलाधिकारी हैं उनके समक्ष अपनी बातें नहीं ठीक ढंग से नहीं रख पाते। यदि छात्र संगठन के चुनाव हो जाते हैं तो वो छात्र संगठन के माध्यम से अपनी बातें वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं। वहीं बात अगर मैं छात्र संगठनों की करूं तो NUSI के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक का कहना है कि उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे और खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल को सूचित कर दिया है, जहां वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात करके जल्द से जल्द छात्र संगठन के चुनाव कराएंगे। वहीं प्रचारक का कहना यहाँ है कि चलते अभी तक छात्र संगठन चुनाव को लेकर उनके पास में कोई आदेश नहीं आया है। यदि वो छात्र संगठन चुनाव को लेकर कोई आदेश आ जाता है तो वे इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि सरकार छात्र संगठन के चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। कैमरामैन कमल कोल्डे के साथ इमरान कुरैशी, बदमेश न्यूज़, बालाघाट। वारासिवनी जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 6 फरवरी को ईसी ऑफ लिविंग सर्वे कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में फील्ड फैसिलिटेटर पंचायत सचिव को प्रशिक्षण दिया गया कि ईसी ऑफ लिविंग कार्यक्रम भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जनजीवन का सर्वे किया जा रहा है, जो 9 फरवरी से 14 अप्रैल तक किया जाएगा। की गई है क्या? एक नया भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास उन्नयन के लिए एक नया सर्वे किया जा रहा है। इसको ईज ऑफ लिविंग बोलते हैं। इसमें हम मतलब इसको शॉर्ट में ईएल भी कहा जाता है। इस सर्वे के माध्यम से ग्राम पंचायत में जो परिवार निवासरत हैं उन परिवार के जीवन स्तर में SCCC 2011 में जो सर्वे हुआ था ग्राम पंचायत में जनसंख्या का 2011 से 2020 के मध्य उनके जीवन स्तर में किस प्रकार से आसानी हुई है, उनके जीवन में क्या क्या और सुविधाएं शासन स्तर से दी गई हैं जिससे उनके जीवन स्तर में परिवर्तन हो गया है, उसका हम सर्वे कर रहे हैं। इस सर्वे के माध्यम से हम आगामी जो उनके जीवन स्तर पर जो कमियां हैं या जिनको और सुधार करके हम उनके जीवन स्तर को और अच्छा कर सकते हैं, उनके जीवन को और आसान बना सकते हैं, उसके लिए शासन स्तर से नवीन योजनाएं बनाई जाएंगी, नए बजट आएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र का और भी। कहते हैं जहां चाह वहां राह, और निश्चित रूप से जब हम अपना सपना बुनते हैं तो उसे पूरा करने के लिए हिम्मत और संघर्ष की कहानी हम खुद लिखते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का यही जोश और जज्बा लामता चरेगांव निवासी 24 वर्षीय युवा सोनाली बिसेन ने दिखाया। अपने सपनों को पूरा करने का यही जोश और जज्बा लामता चरेगांव निवासी 24 वर्षीय युवती सोनाली बिसेन ने दिखाया, जिसका परिणाम है कि उन्होंने गत दिनों जिला मुख्यालय में आयोजित कंपटीशन में मिस बालाघाट का खिताब हासिल किया है। इस उपलब्धि के बाद 5 फरवरी को ग्राम पंचायत मोहगांव में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में ग्राम पंचायत, शाला परिवार व विश्वास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सोनाली बिसेन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम सरपंच अरविंद सिंह मरसकोले के मुख्य आतिथ्य और पूर्व सरपंच विवेक आचार्य, वन समिति अध्यक्ष मोहित दमाहे, विश्वास सेवा संस्थान अध्यक्ष पूनम राउत व बालाघाट एक्सप्रेस तहसील प्रभारी मोहसिन खान के विशेष आतिथ्य और स्कूल प्राचार्य MD मुरकुटे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने 86 पंचायत सचिव का वेतन काटने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोजित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों के सचिवों के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनका 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। इनमें से 18 ग्राम पंचायतों के सचिव किचन शेड निर्माण की एवं 68 ग्राम पंचायतों के सचिव सांसद विधायक निधि के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। निर्माण कार्यों के नोडल अधिकारी सहायक यंत्री भास्कर शिव ने बताया कि निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में इन 86 ग्राम पंचायतों के सचिवों के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनका अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं।
जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इन पंचायतों के सचिव का वेतन काटने की कार्यवाही करें और पालन प्रतिवेदन जिला पंचायत को उपलब्ध करवाएं। अनुविभागीय अधिकारी बैहर गुरु प्रसाद द्वारा 6 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी पाए जाने पर उन्होंने ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर को फटकार लगाई और निर्देशित किया कि स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वच्छता बनाए रखें और समस्त मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों को इसके बारे में बताएं और जो व्यक्ति स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गंदगी करता पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाएं। अनुविभागीय अधिकारी बैहर गुरु प्रसाद द्वारा आज उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय के प्राचार्य बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। इस स्थिति में एसडीएम गुरु प्रसाद ने नाराजगी जाहिर की और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक आर्य ने फरवरी को लांजी के नवनिर्मित अस्पताल भवन का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका, लांजी एसडीएम श्री गोहल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री आर्य ने 9 फरवरी को प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल, कृषि मंत्री सचिन यादव और खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। 9 फरवरी को लांजी में लांजी से गोंदिया और लांजी से रजगांव सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है। शहर के वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला बाजार चौकी के निवासी शासन पर सौतेला व्यवहार करने का सीधा आरोप लगाते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है कि 30 वर्षों से वार्डवासी यहां पर निवास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि नगरपालिका द्वारा वार्डवासियों को आश्वासन का पुलिंदा नहीं दिया गया। बीते वर्ष बाकायदा सड़क का भूमि पूजन हुआ, लेकिन आज तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हो सका है। वार्डवासियों ने एक बार फिर नगरपालिका परिषद को अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। हमारे वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला भैया की बालाघाट में 2018 में भूमि पूजन हो चुका है और सर अभी तक रोड और नाली नहीं बना है। भूमि पूजन दोबारा किया गया था और सर इसको 2 साल हो गए, अभी तक रोड नहीं बना है। सर बरसात में यानी बहुत दिक्कतें हैं, यानी पूरा कीचड़ हो जाता है, पूरा नाले में पानी भर जाता है, नाले का पानी रोड में आता है, बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और जीमो साहब को भी मतलब एक बार आवेदन देने के बाद में ही उन्होंने बोले कि काम चालू हो जाएगा, आश्वासन दिए, अभी तक काम चालू नहीं। हमारी मांगी की रोड और नाली बनना चाहिए। वार्डवासी बताते हैं कि 2018 में सड़क और नाली के लिए भूमि पूजन हो चुका है, राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इस विषय पर जब भी नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वे जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का बस आश्वासन देते हैं। भीषण गर्मी, तपती धूप, तेज बारिश और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद खेतों में दिन रात मेहनत मशक्कत करने वाला अन्नदाता किसान आज अपने ही धान के पैसों के लिए इतना मजबूर और परेशान हो गया है। किसान को अपने परिवार के पालन पोषण और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सेठ साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा है। खेतों में इतनी मेहनत करने के बाद पहले तो धान बेचने के लिए किसानों ने धान खरीदी केंद्रों और सोसाइटियों के चक्कर काटे, जिसके बाद अब रोजाना क्षेत्र के सैकड़ों कृषक अपनी बेची गई धान के पैसे के लिए बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसानों को हो रही परेशानियों का जायजा लेने स्थानीय जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि 6 फरवरी को भारी संख्या में कृषक बैंक के भीतर और बैंक के बाहर मौजूद थे, जो अपने खातों में जमा राशि की जानकारी लेकर पैसे निकालने आए थे। लेकिन अधिकांश कृषकों को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि अब तक उनके द्वारा बेची गई धान के पैसे खाते में जमा नहीं हो पाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा लालबर्रा ब्रांच में। यहाँ पर काफ़ी संख्या में क्षेत्रीय कृषक आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में, जैसे ये मुख्य मार्ग है
काफ़ी भीड़ लगी हुई है, दोनों साइड में मोटरसाइकिलें और बैंक में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अभी क्षेत्रीय किसान अपने धान की राशि का भुगतान पाने के लिए बैंक में आकर अपने खातों का पता लगा रहे हैं कि राशि आई कि नहीं आई। काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। हालांकि फ़िलहाल कैशियर अभी यहाँ मौजूद नहीं है। सुबह से आकर किसान यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ सुबह से किसानों की भीड़ लगी हुई है भुगतान पाने के लिए, क्षेत्रीय कृषक भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम जानते हैं किसानों की क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद, आमागढ़ घोटी सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। किस कार से आए हैं आप? यहाँ तो थोड़ा बहुत जो किसानों का पैसा डाला हुआ है, जो थोड़ा सा परिवहन हुआ है, लालबरा क्षेत्र का परिवहन बहुत पिछड़ा स्थिति में है। सोसाइटी की खरीदी भी यहाँ लेट चालू करवाई गई और परिवहन तो मात्र 5% हुआ है। 95% परिवहन नहीं हुआ टोटल लालबरा क्षेत्रों की सोसाइटी का। किसानों की स्थिति बुरी है, पैसे के लिए हो रहे हैं। कोई कहीं से कर्जा लेके काम चला रहा है, कोई कहीं से कर्जा लेके काम चला रहा है। डीओमओ को फ़ोन लगाया जाता है तो डीओमओ बोलता है कि गोदाम बताओ तब मैं परिवहन करूँगा। कलेक्टर साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पूरी स्थिति लालबर्रा हर क्षेत्र की तुलना में बालाघाट जिला में लालबर्रा क्षेत्र के किसानों की स्थिति जर्जर है। सोसाइटियों के अंतर्गत अभी अब क्या धान बेचने के 7 दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। परिवहन नहीं होने के कारण किसानों के खाते में राशि नहीं डली है। अभी तक सिर्फ उन्हीं किसानों की खातों में राशि आई है जिन किसानों का परिवहन हो पाया है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बता रहे हैं कि जब तक परिवहन नहीं होगा, जब तक किसानों के खाते में राशि नहीं आ पाएगी। ऐसे में किसान काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना पड़ रहा है। किसी किसान के यहाँ शादी है तो किसी को बच्चों की फीस पटाना है। इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब फिलहाल देखना यह है कि शासन प्रशासन किसानों के हित में क्या कदम उठाता है। धान खरीदी चालू हुई थी 4 दिसंबर और 6 दिसंबर को धान दिया हूँ मैंने। आज लगभग 2 माह 1 दिन हो गया, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। क्या बता रहे हैं? आज जाम समिति गया था तो बोले कि जब तक माल का परिवहन नहीं होगा खाते में पैसा नहीं आएगा। और अन्य कृषकों का नहीं, लगभग जाम समिति में मैंने पता किया कम से 25 से 30 किसानों को पेमेंट डाला है। हमने 14 तारीख को मतलब धान कंजई सोसाइटी में दिए हैं, जनवरी में, पर अभी तक कोई राशि हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। आज भी हमने मतलब यहाँ पर खाता चेक करवाया तो उसमें हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। क्या बता रहे हैं अधिकारी, कब तक आने की उम्मीद? वो तो बोलते हैं कि कोई बताता है कि परिवहन होगा तब आपको आएगा, कोई बताता है कि आप परिवहन हो या ना हो, अगर वो मतलब खाते में मतलब आपने धान दे दिए हैं तो निश्चित रूप से आपके खाते में पैसा डल जाएगा। वो तो हमने खरीद ही लिया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे लेट लकीरी हो रही भुगतान आने में तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? बोले उधर से ही पैसा नहीं डल रहा है, हम क्या करेंगे? ऐसा बोले परेशानी क्या, हमारे को तो बहुत परेशानी, हम तो बहुत परेशान हैं। एक तो हम लोग धान देने में बहुत देर हो गई कि मौसम ख़राब रहा, बिगड़ते रहा। हमारे को जो 9 तारीख का मैसेज आया था, 9 तारीख में भी हमको मतलब बोले कि अभी मत लाइए, अभी थोड़ा बाद में लाना, फिर बाद में लाना, ऐसा करते करते समय पास करते गए। ये भी आप देखा जाए धान के भुगतान के संबंध में जानकारी लेने पर अधिकारी और कर्मचारी भी स्वयं को परिस्थितियों के सामने बेबस बताते नजर आ रहे हैं। पैसा लेने आए थे, हमारे खाते में पैसा जो था वो डल गया था, तो अपना पैसा लेने आए थे। तो सोमवार के दिन भी आए तो बोले भैया, बोले तुम्हारा गुरुवार के दिन है, तो गुरुवार के दिन आ जाए हम पैसे के लिए, तो जाल भरवा लिए, वहाँ पैसे ही नहीं है। अब सुबह से लेके अभी तक जप रहे हैं, 2 बज चुका है अभी। अब क्या बता रहे हैं? वो बोले अभी बालाघाट गए पैसा लेने के लिए। तो ये अपना धंधा पानी छोड़ के, काम धंधा खेलती है छोड़ छाड़ करके यहीं बैठे पैसा जप रहे हैं, कब मिलेगा हमारे को। अधिकारियों का कहना है कि जब तक धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होगा तब तक किसानों के खातों में राशि नहीं जमा हो पाएगी।
अभी हमारे जो क्या बोलते हैं लालवा ब्रांच के अंतर्गत 9 सोसाइटियाँ जिसमें 13 केंद्र हैं, उनका अभी क्या बोलते हैं 6 करोड़ का भुगतान हुआ है। 6 करोड़ का पैसा आया है, इसमें से जबकि 58 करोड़ रुपये का भुगतान होना था। ये परिवहन नहीं होने की वजह बता रहे हैं। अभी सर यहाँ पे जब से धान खरीदी बंद हुई है उसके बाद से कहीं परिवहन नहीं हुआ है। अभी सर और इनका कहना है कि क्या बोलते हैं कि ये धान यहाँ से नरेगा जाना था, नरेगा वो फुल हो गया, इसलिए यहाँ यहीं पे डंप रहेगा। कब तक डंप रहता है इसकी गारंटी नहीं। तो अभी सर जैसे किन किसानों का भुगतान हुआ है? ये मतलब जहाँ का मतलब परिवहन हुआ है वैसे प्राय सभी मतलब नहीं, जहाँ जिसका परिवहन हुआ उनका सबका पैसा है। तो मतलब क्या है कि जितना परिवहन हुआ है उसमें से 6 करोड़ का भुगतान उन्होंने दिया है, लेकिन हमने हमारे पास अभी 3 करोड़ रुपये में बांट चुके हैं। तभी सर जैसे काफ़ी संख्या में किसानों की भीड़ है भुगतान को लेकर, इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से कोई पत्र व्यवहार वगैरह? वरिष्ठ अधिकारी हमने कलेक्टर महोदय के पास में क्या ज्ञापन दिए हैं कि जो मतलब ने यहाँ पे निलंब रखा है इसको तो उठाया जाए, और नहीं तो क्या बोलते हैं इनका मतलब सुपुर्द में लेकर के उनको भुगतान डाला जाए तो हम किसानों को भुगतान करेंगे। इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार खरीदी के बाद 3 दिन में धान का उठाव हो जाना चाहिए, लेकिन यह निर्देश भी कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर किसान इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद परेशान क्यों है? किसान ने तो अपनी धान बेच दी, जिसके बाद उसे परिवहन से क्या सरोकार? किसान को तो अपनी बेची गई धान का भुगतान मिल जाना चाहिए। इस संबंध में जब डीएमओ अर्पित तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि धान खरीदी के बाद भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक भुगतान होना संभव नहीं है, जिसमें संशोधन हेतु जिला प्रशासन, खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हेना कावरे के द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया है। क्योंकि भंडारण की समस्या के चलते परिवहन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए किसानों द्वारा बेची गई धान के आधार पर भुगतान करवा दिया जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छियासी पंचायत के सचिवों का कटा वेतन, जिला पंचायत सीईओ ने दिए आदेश। नक्सलियों ने वन सुरक्षा समिति के पदाधिकारी से की मारपीट, पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली ने पुलिस को दी जानकारी। रेंगाटोला घाट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। एक रात में शहर के 2 स्थानों पर टूटे ताले, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीर। क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी को 3 वर्ष का कारावास, चिकित्सक को ब्लैकमेल करने का आरोप। 3 एसडीएम के बदले प्रभार, चंद्र प्रताप गोहल को बालाघाट और केसी बोपचे को कटंगी का प्रभार। वारासिवनी में अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्यवाही, सड़क चौड़ीकरण के लिए चला बुलडोजर। और तबादले के 6 महीने बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।